हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी के आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये टॉपिक अक्सर जो होते हैं हर एक एग्जामिनेशन में आपसे छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं। और दिक्कत क्या है, टॉपिक के साथ में मैं बताऊँगा आज जो टॉपिक है उसके साथ में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये दिक्कत आती है, टर्म्स जो हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने इजी होते हैं कि हमें ये लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन वो अक्सर जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट कर देता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप सभी ने जो है टाइलोसिस सुना होगा, आप सभी ने हर्टवुड सुना होगा, आप सभी ने शैपवुड सुना होगा और बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं और अक्सर इनसे जो है 3-4 जो भी चीज़ें, इससे लेंटिसेल्स है, एनुअल रिंग है, सैपवुड है, हर्टवुड है, आपके ये कॉर कैम्बियम है, ये सभी ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपने कई दफ़े सुना होता है, लेकिन जब बात आती है एक प्रॉपर डिस्क्राइब करने की तो आप फेल हो जाते हो और आपके सामने एक कोई भी डेफिनेशन इनकी नहीं होती है। तो आज इन्हीं सारे टॉपिक मतलब एनाटॉमी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा डिटेल में चीज़ें रहेंगी तो ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको डायग्राम जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रखना है, क्योंकि अगर आप डायग्राम को क्लियरिफाई नहीं करोगे अपने अंदर एनाटॉमी में तो फिर आप कभी भी एनाटॉमी के टर्म को नहीं समझ सकते। मुझसे बहुत सारे लोग कहते एनाटॉमी कैसे समझ, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको क्या करना है कि डायग्राम को ध्यान में रखना है। बाकी जब सेलुलर प्रोसेस की बात आती है, जैसे केमिकल डिपोजिशन की बात आती है या फिर सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट की बात आती है, तो वो हम लोग अलग जगह पे पढ़ते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एनाटॉमी की तो एनाटॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो कॉर कैम्बियम है वो है क्या, मतलब कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन कैसे रहा है, कैम्बियम क्या है, फिर तो ये सारी चीज़ें, सेकेंडरी ग्रोथ में कैसे पार्टिसिपेशन है कैम्बियम का, कॉर कैम्बियम का, ये भी हम लोग यहाँ पे आज मेंशन करेंगे सारी चीज़ों को। तो थोड़े से वीडियो लंबे होंगे क्योंकि इसके अंदर सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर की जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने जो ये डायग्राम बना हुआ है ना, ठीक है, मैं एक बार ले लेता हूँ कर्सर्स को। आपके सामने जो ये डायग्राम बना हुआ है, अब इस डायग्राम के अंदर आपको सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो मैंने जूम करके आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। 3 सेक्शंस में जो हमारी स्टेम है उसको डिवाइड किया है, क्योंकि जो हमारी स्टेम है वो एक नई स्टेम जो सबसे टिप पे होती है, जिसमें ग्रोथ नई होती है, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है। क्यों ऐसा दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई रीज़न इसलिए अलग किए गए हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन है, मतलब जो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का जो फॉर्मेशन होता है, वो बेसिकली आपको पुरानी, मतलब जब थोड़े टाइम हो जाती है, हमारी जो स्टेम वगैरह होती है, जब थोड़ा सा टाइम हो जाता है उसमें, तब जा करके हमारी सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इसीलिए हमने कंपैरिजन किया है कि ऊपर वाला जो हमारा स्टेम है, अगर हम उसकी सेक्शन काटें तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है, अगर मिडिल वाले का सेक्शन काटे तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है। क्योंकि जो आपके डिफरेंट टाइप्स के वुड होते हैं, जैसे सैप वुड, हर्ट वुड, एनुअल रिंग, है ना, कॉर कैम्बियम, ये सभी आपको तब अच्छे से दिखाई देगा जब आप एक मैच्योर स्टेम को देखोगे जो थोड़ा टाइम स्पेंड कर चुकी होगी, कई सालों तक, मतलब 2 साल 3 साल तक वो स्टेम हो गई होगी, तभी आपको जो है प्रॉपर वुड वगैरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अदरवाइज जब आप टिप पे देखते हो तो टिप पे आपको नॉर्मल जाइलम फ्लोएम देखने को मिलेगा, उसके अंदर कोई सेकेंडरी डिवीजन जो है वो बहुत लैक होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हर स्टेप्स में चीज़ों को डिवाइड किया गया है, डिफाइन किया गया है, जहाँ पे हर स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस किस स्ट्रक्चर का क्या क्या मतलब होता है और वो प्लांट में किस टाइम पे ग्रो करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे नंबर 1 आपके सामने लिखा गया है, आप सभी को दिख रहा है कि नंबर 1 में आपके सामने पहली चीज़ जो लिखी गई है, ब्लू कलर वाली जो लाइन है, इसको इन्होंने बताया कि ये क्या कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। मतलब ये पूरे सेक्शन के अंदर क्या हो रही है, प्राइमरी ग्रोथ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये एपिकल पे मौजूद होती है, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, आपको कई दफ़े बताया है, जहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा होती है, जीन बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं और हर चीज़ की जो ग्रोथ होती है वो एपिकल से ही शुरू होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो प्राइमरी ग्रोथ एक्टिविटी होती है एपिकल मेरिस्टेम पे होती है, नियरली कॉम्प्लीशंस द वैस्कुलर कैम्बियम हैज जस्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जो वैस्कुलर की जो कैम्बियम होती है, आपकी ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, यही कैम्बियम है जो हमारे जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये रिंग जो मौजूद है, यही हमारा बेसिकली होता है कैम्बियम। क्या होता है,
कैम्बियम। और इसी कैम्बियम की सेल्स में भी डिवीजन हमें देखने को मिलता है और साथ में जाइलम फ्लोएम की भी सेल्स में डिवीजन देखने को मिलता है, जो आगे जाकर के सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना लेते हैं। जो प्राइमरी जाइलम होता है वो अंदर की तरफ खसकता चला जाता है, जैसा कि आपको दूसरे डायग्राम के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप दूसरे डायग्राम में देखो, डायग्राम नंबर 2 देखो आप, तो इसमें आप अगर देखिए तो जो कैम्बियम की लेयर है वो उसी तरह से बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर आप दोनों को कंपेयर कराइए तो यहाँ पे देखिए जाइलम की एक लेयर है, लेकिन अब यहाँ पे जाइलम की दूसरी लेयर बन गई है, क्योंकि ये स्टेम थोड़ा सा टाइम पुराना हो गया है और पहले ये भी इसी तरह से था, प्राइमरी ही था, लेकिन जैसा मैंने कहा जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं नीचे वाली जो लेयर है वो क्या होती चली जा रही है, पुरानी होती चली जा रही है। इसलिए यहाँ पे जाइलम की एक और लेयर बन जाती है जिसको हम लोग सेकेंडरी जाइलम का नाम देने लगते हैं, और ये सेल्स नई मेड होती है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ देखिए, इसी कॉर कैम्बियम की दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक सेकेंडरी फ्लोएम का भी फॉर्मेशन दिख रहा है, जो आपको एपिकल पे देखने को नहीं मिलता था। तो ये जो सेकंड वाला है वही चीज यहाँ पे लिखते हैं, ऑल्दो प्राइमरी ग्रोथ कंटिन्यू टू एपिकल बर्ड ओनली सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन दिस रीजन, मतलब कि बाद में जाकर के सेकेंडरी ग्रोथ हमें इस रीजन में देखने को मिलती है, जिससे स्टेम जो होती है वो क्या होती है, थिक होती है। सिंपली सी बात है यार कि अगर लेयर्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेगा, तो एक लेयर, फिर 2 लेयर, फिर 3 लेयर, फिर 4 लेयर, इस तरीके से लेयर बढ़ने के साथ में स्टेम की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर किसी भी प्लांट के अंदर कैम्बियम मौजूद है तो उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, और सेकेंडरी ग्रोथ अक्सर वुडी प्लांट की पहचान होती है, क्योंकि वुडी प्लांट के अंदर हमें जो मोटाई होती है स्टेम की वो अच्छी खासी देखने को मिलती है। यहाँ पे तीसरे पॉइंट की बात करें तो सम इनिशियल वैस्कुलर बंडल कैम्बियम गिव राइज टू वैस्कुलर रे। ना केवल जो है आप कैम्बियम को अगर आप देखें, ना केवल ये इसके डिवीजन का रीजन बनती है, बल्कि जो कैम्बियम है वो आपके वैस्कुलर रे बनाने की भी काम करती है, जिसके बारे में हम आगे बात करते चलते हैं। नेक्स्ट चौथे नंबर पे यहाँ पे बात करते हैं आपसे, चौथे नंबर पे जो स्ट्रक्चर है अगर आप उसको मेंशन करेंगे तो यहाँ पे आपको वैस्कुलर कैम्बियम देखने को मिल रही है, फिर सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिल रही है, देन आपको प्राइमरी फ्लोएम देखने को मिल रही है जो पहले थी, जो सबसे पहले रही है। तो फ्लोएम एक तरह से आउटर की तरफ जा रही है और जाइलम एक तरह से इनर की तरफ मूव डाउन कर रही है, जो कैम्बियम के अंदर साइड की तरफ मूव डाउन कर रही है। तो अभी आप देखेंगे कि जाइलम सेल जो है वो बिल्कुल अंदर पहुंचेगी, मतलब एक तरह से सेंटर की सेल की तरफ मूव करेगी, जो एकदम वुडी और हार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। प्लांट को क्या करने की कोशिश करेंगे, वुडी और हार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तो जाइलम एक ऐसी सेल है जो कि हमारे प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट्स भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी जब आप हर्टवुड पढ़ेंगे, सैपवुड पढ़ेंगे तो वहां पे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वही चीज यहाँ पे आपसे मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे आपको दिखाई दे, उसके ऊपर के जो इलाके हैं वहां पे आपकी सेकेंडरी फ्लोएम होती है, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद, पहले नहीं, आप देखिए कुछ टाइम के बाद इसी प्लांट में जब स्टेम थोड़ी और पुरानी हो जाती है, जब स्टेम में छाल वगैरह दिखने शुरू हो जाए, बार्क वगैरह दिखने शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि स्टेम क्या हो गई है, काफ़ी पुरानी हो गई है। और उस समय स्टेम के अंदर एक नई लेयर होती है जिसको हम लोग कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। उसका फॉर्मेशन होना शुरू होता है, और जो कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन है ये हमारे प्लांट में मौजूद जो आपकी कॉर्क होती है, जो लेयर्स होती हैं, उनसे होता है। और सबसे पहली कॉर्क बनती है और फिर उनसे जो होते हैं नए नए कॉर्क आपके बनने चले जाते हैं, लेयर्स बनती चली जाती है। तो वही कहते हैं नंबर 4 पे आप देखिए, एज अ वैस्कुलर कैम्बियम डायमीटर इंक्रीज, कैम्बियम का डायमीटर इंक्रीज होता है। द सेकेंडरी फ्लोएम एंड अदर एक्सटर्नल टिश्यू कैम्बियम कांट कीप पेस बिकॉज देयर सेल्स नो लॉन्गर डिवाइड। कैम्बियम जो है वो प्रॉपर अपनी बनी रहती हैं, लेकिन इनकी सेल्स बहुत टाइम तक डिवाइड नहीं कर पाती हैं। लेकिन हाँ, जाइलम और फ्लोएम जो है वो लगातार डिवीजन करती रहती हैं। एज अ रिजल्ट दीज टिश्यू, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं, उनकी टिश्यूज भी, कैम्बियम की लेयर भी प्रॉपर डिवाइड करती रहती है। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, बहुत ज़्यादा डिवाइड नहीं करती, लेकिन हाँ, जाइलम फ्लोएम अपना काम करते रहते हैं। द सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम कॉर्क कैम्बियम डेवलप होती है वहाँ पे फ्रॉम पैरेन्काइमा सेल। तो कॉर्क कैम्बियम किससे डेवलप हो रही है, यहाँ पे मौजूद जो भी हमारी पैरेन्काइमा होती है, जो कॉर्टेक्स वगैरह का रीजन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा,
उन रीजन से जो है, और कुछ पेरिसाइकल्स वगैरह जो हमारी हैं वो रीजन्स, वहाँ उसी रीजन से जो है हमारे कॉर्क कैम्बियम डेवलप करते हैं फॉर्म पेरेन्काइमा सेल इन द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में द कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस कॉर्क सेल, जो कॉर्क कैम्बियम होती है वो कॉर्क सेल बनाती है, जो हमारे प्लांट के आगे जो एपिडर्मिस पाया जाता है उसको विच रिप्लेस द एपिडर्मिस, उसको ये क्या कर देती हैं, आगे जा करके रिप्लेस कर देती है। तो पहले जो आपका एपिडर्मिस था उस रीजन में, अब यहाँ पे कॉर्क आ जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो कॉर्क रिप्लेस एपिडर्मिस, दैट्स पॉइंट विल बी नोटेड। इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए फ्यूचर के एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम मैंने आपको बताया कि कॉर्क सेल्स होती हैं जो कि हमारे एपिडर्मिस को जो है वो क्या कर देंगी, रिप्लेस कर देती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पांचवें पॉइंट के ऊपर अगर हम ध्यान देते तो पांचवा स्ट्रक्चर आप देखिए किसकी बात कर रहे हैं, अभी ये सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम की बात कर रहे हैं कि 2 साल के बाद सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पहुंचेगी प्लांट की। तो कहते हैं कि इन 5th पॉइंट में कहते हैं, इसकी बात कर रहे हैं जो सेकेंडरी जाइलम की, कहते हैं कि इन ईयर्स 2 ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ के 2 साल के बाद द वेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस मोर सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि लगातार जाइलम की सेल्स जैसा कि मैंने कहा डिवाइड करती रहेंगी और ये जाइलम बनती चली जाएगी, स्टेम का डायमीटर्स बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एंड द कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस मोर कॉर्क, और दूसरी तरफ जैसे इधर वाली जो कॉर्क है वेस्कुलर वाली वो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम के डिविजन्स को बढ़ा रही है, उसी तरीके से जो कॉर्क है वो अपने लेयर्स को लगातार इंक्रीज कर रही है, और जो पहली लेयर थी आपकी वो बार के फॉर्मेशंस में हमें देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं क्या 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 चीजें हैं। 6वें पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं, 6वें पॉइंट की तरफ बता रहे हैं इस ग्रोथ के बारे में। कहते हैं एज अ स्टेम डायमीटर इंक्रीज द आउटर मोस्ट टिश्यू एक्सटीरियर कॉर्क कैम्बियम रप्चर, बाहर की तरफ जो लेयर बनी हुई है कॉर्क की, जब सिंपली सी बात है यार कि अगर आप अपने स्किन को बहुत ज्यादा प्रेशर करोगे तो स्किन क्या हो जाएगी, फट जाएगी। उसी तरीके से जो प्लांट है वो डायमीटर में लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लगातार बढ़ने के कारण जो पैकेट था आपका कॉर्क का वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, और वही रप्चर हो करके आपके बार के फॉर्म में आपको बेसिकली दिखाई दे, मतलब बार मतलब क्या, छाल वगैरह के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। कैम्बियम रप्चर आर लॉस्ट ऑफ, जो कैम्बियम होता है वो बिल्कुल धीरे धीरे निकल जाता है। इन मेनी केसेस, 7वें पॉइंट की बात करते हैं, 7वें पॉइंट मोस्ट रिसेंट कॉर्क कैम्बियम, इन मेनी केसेस द कॉर्क कैम्बियम रीफॉर्म डीपर इन द कॉर्टेक्स, जो कॉर्क कैम्बियम है वो अंदर की तरफ रिफॉर्म करती है और बनती रहती है। नॉन ऑफ कॉर्टेक्स इज लेफ्ट, कैम्बियम डेवलप फ्रॉम फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल, वहां पे जो आपकी कैम्बियम है वो बेसिकली वहां से डेवलप करती है फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल। द कैम्बियम डेवलप फ्रॉम फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स। 8वें पॉइंट में कहते हैं कि लेयर ऑफ पेरिडर्म की बात करते हैं, यहाँ पे पेरिडर्म की बात करते हैं। कहते हैं कि ईच कॉर्क कैम्बियम एंड टिश्यू इट्स प्रोड्यूस फ्रॉम लेयर ऑफ पेरिडर्म, जो हमारी कॉर्क होती है, कॉर्क कैम्बियम होती है, वो एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज प्रोड्यूस करती है जिसको हम लोग पेरिडर्म कहते हैं, जो कि हमारे प्लांट को एक तरह से जो मैकेनिकल सपोर्ट, जो पैथोजन से बचाने का जो सपोर्ट है वो बेसिकली यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम हमारी करती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे की तरफ यहाँ पे ध्यान देते हैं। ईच कॉर्क, यहाँ पे देखते हैं, ईच कॉर्क कैम्बियम एंड द टिश्यू इज प्रोड्यूस फ्रॉम लेयर ऑफ पेरिडर्म। अगेन बार्क कंसिस्ट ऑफ, जो बार्क होता है हमारा, जो बाहर की तरफ मौजूद है बार्क, पूरा जो रीजन है यहाँ का, कहते हैं बार्क कंसिस्ट ऑफ ऑल टिश्यू। तो अगर कभी आपसे कोई पूछता है कि जो बार्क होता है वो क्या होता है, तो बार्क मतलब जब तक आपकी दूसरी कैम्बियम की लेयर स्टार्ट ना हो जाए, मतलब कि हमारे वेस्कुलर कैम्बियम से प्लांट के एक्सटीरियर जो पूरा का पूरा जो कवरिंग है वहां तक के पार्ट को हम लोग बार्क का नाम देते हैं। तो आप लोग इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हम बार्क किसको कहते हैं, ठीक है ना। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा, आपको बार्क जब आप किसी से पूछेंगे वो आपको कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है ना, कि बार्क क्या है, कैसा है, क्यों है। लेकिन यहाँ पे आप जब टर्मिनोलॉजी को जानते रहेंगे ना तो आपको किसी से कोई भी चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बार्क कैसे होता है और सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन कैसे होता है और आपकी कैम्बियम्स वगैरह किस तरीके से चलती हैं। अब हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताते चलते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगी। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो कॉर्क कैम्बियम है और जो हमारी वेस्कुलर कैम्बियम है दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। एक हमारे प्लांट के लेयर के लिए काम करती है, उसको दूसरे टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और एक जो है वो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का काम करती है। आगे अगर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलें तो आगे हमें क्या देखने को मिलता है, चलिए चलते हैं। आगे देखने को क्या मिलता है,
ओके अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके सामने कई स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। लाइक आपको यहाँ पे कैम्बियम देखने को मिल रहा है, कैम्बियम की लेयर देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको एपिडर्मिस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको फैलम देखने को मिल रहा है, जिसको कि हम लोग फैलम कहते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। फ्लोएम जहाँ से ओरिजिन होती है वहीं से होती है, फैलोजेन होता है और यहाँ पे फैलोडर्म होता है, जिनके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या होता है, पिथ होता है। ये एक कॉमन स्ट्रक्चर बता रहे हैं एक डाइकॉट स्टेम का, जो कि आपको ध्यान में रख लेना। नॉर्मली स्ट्रक्चर्स हमें ये देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी जो स्टेम है वहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा रैप्चर लेयर ऑफ पेरिडर्म होता है। जो पेरिडर्म की जो रैप्चर लेयर होती है वो होता है, जिसको आप लोगों ने कॉर्क बोला हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप देखिए तो आउट बार्क है आपका, जो आउटर बार्क रीजन होता है वो होता है, इनर बार्क होता है, और फिर अंदर जो है वो हमारा वेस्कुलर कैम्बियम होता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर का जो एरिया होता है उसको हम लोग जो है पूरा बार्क कहते हैं, और जो अंदर का एरिया होता है वो बेसिकली हमारा जो है जाइलम वुड वगैरह का होता है। ठीक है, तो जाइलम जो होता है वो बेसिकली वुड फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर वो चाहे डिफरेंट टाइप्स की वुड हो, फिर वो चाहे आपकी सैप वुड हो, फिर वो चाहे हार्ट वुड हो, ये सभी जो वुड होते हैं हमारे, ये दोनों वुड जो होते हैं वो जाइलम फ्लोएम के फॉर्मेशन से जो है वो बनते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि अंदर के स्ट्रक्चर का जो भी पोर्शन होता है इस कैम्बियम के अंदर के पोर्शन का, वो पोर्शन जाइलम और पिथ का पोर्शन होता है। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे इस रिंग के बाहर का पोर्शन, वो हमारे फ्लोएम का पोर्शन होता है, जो कि फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। और यहाँ की बहुत सारी सेल जो होती हैं वो पैरेनकाइमेटस नेचर की होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जाइलम की जो सेल्स हों वो पैरेनकाइमेटस नेचर की हों। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जाइलम वुड जो होती है वो बीच बीच में अगर आप देखिए तो एक डिफरेंट कलर्स छोड़ती है। यही कलर जा करके आगे एनुअल रिंग का रूप लेते हैं, और जिनको हम काउंट करके बताते हैं कि ये जो हमारी स्टेम है वो कितनी ज़्यादा पुरानी है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले है कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉर कैम्बियम जो होती है वो लैटरल रिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन वुडी प्लांट विच प्रोड्यूस द कॉर्क इन आउटर सरफेस की तरफ ये कॉर्क प्रोड्यूस करती है। फैलोडर्म ऑन द इनर सरफेस, जो अंदर की तरफ जो सरफेस प्रोड्यूस करती है उसको फैलोडर्म कहते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है फैलोडर्म? कॉर्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, कुछ और मत लगा के चले आइएगा। तो फैलोडर्म कौन प्रोड्यूस करता है? कॉर्क। जबकि वेस्कुलर बंडल का काम केवल एक होता है, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम को डिवाइड करवाना। डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम, इनका डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम से होता है, किसका? कॉर्क का। और जबकि अगर आप जानते हो कि जो हमारे इसका डेवलपमेंट है, वेस्कुलर वाले का डेवलपमेंट है, ये तो शुरुआत से ही शुरू हो जाता है ना, तो एपिकल से ही शुरू हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू, ये वेस्कुलर टिश्यू से बिल्कुल आउटसाइड में होता है कॉर कैम्बियम। जबकि वहीं पे अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें तो ये वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम लोकेटेड बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। जबकि अगर हम लोग वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो वो दोनों जाइलम और फ्लोएम के बीच में ही मौजूद होता है। गिव राइज टू द बार्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, अगर हम बात करें यहाँ पे कॉर कैम्बियम की, तो ये दोनों तरह की चीज़ों को देने का काम करता है, बार्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बनाने का काम करता है। जबकि वहीं पे अगर हम लोग बात करें वेस्कुलर कैम्बियम की, तो ये जाइलम और फ्लोएम को देने का काम करता है। प्रोड्यूस द लेंटिसेल्स, कॉर कैम्बियम लेंटिसेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो प्लांट में आगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर्स वगैरह के मूवमेंट के लिए। जबकि वहीं पे अगर हम बात करें प्रोड्यूस द मेडुलरी रेज, जबकि वहीं पे अगर हम बात करें कैम्बियम की, तो ये मेडुलरी रे या फिर कैम्बियम रे बनाने का काम भी करती हैं। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल डैमेज एंड प्रिवेंट वाटर लॉस, अगर हम बात करें तो जो कॉर कैम्बियम है ये इतनी ज़्यादा ठोस होती है कि ये प्लांट को फिजिकल डैमेज से भी बचा के रखती है, ताकि कोई पैथोजन इसके ऊपर अटैक ना करने पाए। और साथ में जो होती है आपकी वेस्कुलर कैम्बियम, वो आपको जो है वाटर के कंडक्शन से बचाने का या फिर उसको ले आने का काम करते हैं, और प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रक्चरल। तो ये रहा आपका वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम के बीच में डिफरेंस। अब हम लोग बात करते हैं इस तमाम स्ट्रक्चर्स के बारे में जो जानना आप सभी को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके सामने जो स्ट्रक्चर्स मेंशन किया गया, मैं उसके सामने डिस्कस कर दूं कि देखिए ये एक प्लांट के स्टेम को कट किया गया है, और इस स्टेम में बीच वाला जो सेंटर पोर्शन है ये वाला, मैं एकदम अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम अंदर का जो सेंटर पोर्शन होता है उसको हम लोग बेसिकली
पिथ का नाम देते हैं, लेकिन पिथ के जस्ट ऊपर की तरफ जो लेयर होती है वुड की, जो कि कंप्लीटली आप मानो कि डेड होती है, इस लेयर को हम लोग हर्ट वुड कहते हैं। हर्ट वुड जो होता है वो हमारे प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, साथ में पैथोजन के इन्फेक्शन से भी बचा करके रखता है प्लांट को, पैथोजन के इन्फेक्शंस को ब्लॉक कर देता है। अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे, ठीक है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे अदर लेयर्स की बात किया हुआ है। जस्ट हर्ट वुड की तरफ डार्क जो रीजन दिख रहा है, इसके जस्ट ऊपर की तरफ आपको सैपवुड देखने को मिलती है। सैपवुड एक पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, और ये बेसिकली वाटर्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में आती हैं, मतलब ये मिनरल्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करती हैं। कौन? सैपवुड। अगर हम बात करें यहाँ पे, जब आप डिटेल में चीज़ों को देखते हो, इसके लेयर्स को डिटेल में देखते हो, तो आपको बीच बीच में ये जो दिख रही है, इसी को हम लोग एनुअल रिंग कहते हैं। एनुअल रिंग अगर आप बेसिकली देखोगे तो जो हमारे वेसल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे मौजूद होती हैं एनुअल रिंग्स, और यही एनुअल रिंग्स को हम लोग जब वेसल्स आपकी जब ये बिल्कुल एक रिंग में होता है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल क्या होगा, एक रिंग में होगा, एंड देन जब ये वुड पुरानी हो जाती है तो ये लेयर का जो साइटोप्लाज्म है वो सूख जाता है और वो एक स्ट्रक्चर डार्क सा बन जाता है, जो कि हमें एनुअल रिंग जैसा अपीयर होता है। ठीक है ना, ऐसे गोल गोल सा हमें अपीयर होगा। और जो भी हमारे समर वाले प्लांट हैं उस रीजन में, और टेम्परेट वाले जो प्लांट है वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है एनुअल मतलब एक साल में डेवलपमेंट हर साल देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग इनको हर साल एक रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और इसी रिंग को काउंट करके हम पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारा प्लांट है ये कितने ईयर का है। ठीक है ना, अक्सर लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हर मौसम में जो डेवलपमेंट है इस रिंग का वो बदलता रहता है। कभी कभार 2 साल में होता है, कभी कभार 1 साल में होता है, कभी कभार पहले हो जाता है, तो 1 साल मिनिमम तो लेता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, बाकी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं जाइलम फाइबर्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं, रे हैं, ठीक है ना, बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं जो आप प्रॉपर एक वुड के अंदर देखते हो। और इसमें जो जो पार्ट आप देख रहे हो उसमें से ये सभी सैप वुड में मौजूद है, मतलब इसके अंदर ट्रांसपोर्ट एक्टिवेट होता है। जैसा कि मैंने कहा कि सैप वुड के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं पर दूसरी लेयर, उसके ऊपर की तरफ जो लेयर होती है वो हमारी कैम्बियम होगी, और उसके बाद हमारे जो होते हैं वो होते हैं आपके क्या, वो होते हैं हमारे फ्लोएम होते हैं। और फ्लोएम में मैंने आपको कहा कि फ्लोएम में आपकी कई चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कंपेनियन सेल्स हैं, आपके सीयू प्लेट्स हैं, जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना दिया है। जबकि जाइलम के बारे में, वेसल्स के बारे में आप जानते हो कि ये वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाने का काम करता है। तो वेसल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, और ये वेसल्स ही जाइलम की एक बहुत ही कमाल की पहचान होती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहीं पे आप आगे एक टर्म पढ़ेंगे जिसको हम लोग बेसिकली टाइलोसिस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? टाइलोसिस का नाम देते हैं, जिसके बारे में हम आगे आपसे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हर्टवुड के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जो हर्टवुड होता है वो प्लांट को मैकेनिकली सपोर्ट करता है, मैकेनिकली प्लांट को मजबूत बनाता है। जैसे आप घरों में एक बीम डलवाते हो, बीच में एक रॉड डलवाते हो, उसी तरीके से ही प्लांट के अंदर हर्टवुड होती है जो बीच में एक एक्सिस प्रोवाइड कराती है प्लांट को, क्योंकि ये वुड डेड होती हैं और इसके अंदर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ इनसे हो करके ट्रांसपोर्ट जाता है, ये डेड जरूर होती हैं। और यहाँ पे आपको टाइलोसिस का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। डेड सेल्स होती हैं, लेकिन पिथ वगैरह जो होती हैं वो लिविंग होती हैं, तो अक्सर पैथोजन यहाँ पे अटैक करने की भी ज़रूरत होती है। बाकी ये अगर मैं हार्टवुड की बात करूँ तो ये डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, पैथोजन रेजिस्टेंट होते हैं, इनको कोई पैथोजन नुकसान नहीं पहुँचाता, क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो डेड है। आगे की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में बातें करते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आप हमेशा प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हमेशा इस स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान रखिएगा, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। जैसे ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको हम लोग एपिकल बर्ड कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। ये आपकी बर्ड स्केल्स होती हैं, ये आपकी एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं जहाँ से हमारी ब्रांचेस वगैरह आ सकती हैं। लीफ स्कार होते हैं, जो लीफ के जो टूटने का एक जगह होता है। बर्ड स्कार होते हैं जो बर्ड वाली जगह होते हैं। अगर वहीं पे बात करें, देख रहे हैं आप यहाँ से जो हमारी ब्रांचेस निकल रही हैं, उसके बाद इन्हीं मेन ब्रांचेस पे आपके नोड इंटरनोड्स पाए जाते हैं। टर्म्स को जानते रहिए, ये हमारे लीफ स्कार हैं, ये हमारी स्टेम है, ये हमारे बर्ड स्कार हैं, वही सारी चीज़ें हैं। मतलब कि अगर आप डेवलपमेंट देखिए, लास्ट ईयर ग्रोथ
2 ईयर ओल्ड प्लांट, लास्ट ईयर गो 2 ईयर ओल्ड प्लांट, मतलब कि यहाँ पे 3 ईयर ओल्ड प्लांट। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखिए कि प्लांट में किस किस जगह पे कौन कौन से स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कब कब होता है। वैसे ये खास उतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अलग अलग प्लांट के अंदर हमें ये अलग अलग देखने को मिल जाता है। नाउ हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, जो आपसे सवाल में पूछ सकता है, लाइक सैपवुड क्या होती है, हर्टवुड क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए सैपवुड के अगर आप फॉर्मेशन की तरफ नज़र डालें तो नीचे की तरफ आपको सैपवुड दिखाई दे रही है। अब देखिए क्या होता है कि सैपवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे मिनरल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स में मिनरल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। क्योंकि देखिए ये आपकी वेस्कुलर टिश्यू है ना, वेस्कुलर टिश्यू के बाहर की तरफ कौन सी लेयर होती है, फ्लोएम होती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अंदर की तरफ पूरी की पूरी जाइलम भरी पड़ी है। अब जाइलम में 2 तरह की स्पेशल सेल्स आती हैं, एक आपकी सैपवुड आती है और एक आपकी हर्टवुड आती है। ठीक है, हर्टवुड को मैंने कहा कि ये डेड होती है, इसके अंदर जो बस ट्रांसपोर्ट चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन ये डिजीज रेजिस्टेंट होती है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है टाइलोसिस, जिसके बारे में मैं भी आगे डिटेल में बताऊंगा, उसका फॉर्मेशन होता है। और बाकी जो सैपवुड होती है उसका केवल एक काम होता है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। और हर्टवुड के बारे में मैंने आपको कहा कि इसका एक काम होता है बीम की तरह खड़े रहना, और जिससे कि प्लांट को इंटरनल मजबूती प्रदान करना। और जस्ट इसके अंदर की तरफ एक सेंटर जोन होता है, जो हर्टवुड होती है उसके अंदर की तरफ एक सेंटर जोन होता है जिसको हम लोग पिथ कहते हैं। पिथ में पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है, और अक्सर पैथोजन पैरेनकाइमेटस सेल्स को पाने के लिए हर्टवुड से होकर के वहां पे जाते हैं, इन्फेक्शंस के लिए जाते हैं। मतलब कि इसी फ्लोएम्स वगैरह या फिर सैपवुड से होते हैं, वो कहाँ मूव करके जाते हैं, हर्टवुड की तरफ जाते हैं, और वहीं पे जाकर के हर्टवुड जो है उनको टाइलोसिस के फॉर्मेशंस के थ्रू ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। फिर से मेरी बात को समझिएगा, देखिए मेरी बात को आगे आप डिटेल में समझेंगे कि मैं क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले सैपवुड के बारे में जान लेते हैं। सैपवुड एज टू ग्रो लेयर ऑफ सेल्स आर एडेड टू सैपवुड, इट इज लाइट कलर का होता है थोड़ा सा, जबकि हर्टवुड के मुकाबले ट्रंक का होता है, मतलब आपके स्टेम में होता है। एज अ सैपवुड कैरीज न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट को भी एंड मॉइस्चर टू लीव्स फ्रॉम द रूट, इट इज मॉइस्ट, देयरफॉर इट इज प्रॉन टू अटैक फ्रॉम फंजाई एंड इंसेक्ट। ठीक है ना, साथ में जो होता है ये बेचारा भी होता है, और इसमें अक्सर फंगस और इंसेक्ट का इन्फेक्शंस हमें देखने को मिल सकता है। और ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग होते हैं और आरामदायक होते हैं हमारे पैथोजेंस के लिए इन पे अटैक करना। अगर हम बात करें वहीं पे दूसरी तरफ सैपवुड जो है वो कैरी करते हैं चूंकि न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर को, तो काफ़ी ज़्यादा खतरे में ये होते हैं, और यहीं से पैथोजन जो होते हैं वो अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, लिविंग फ्लोएम आपको सब कुछ दिखाई ही दे रहा है। हर्टवुड की बात करते हैं तो अब देखिए हर्टवुड जो होता है वो डार्कर कलर का होता है, और साथ में देन सैपवुड, सैपवुड के मुकाबले ये डार्कर कलर का आपका होता है। देखेंगे तो ये डायग्राम जैसा भी बना है बस बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सैपवुड ये है, बाकी अंदर की तरफ ही होता है हमारा हर्टवुड। आगे कहता है कि डार्कर कलर देन सैपवुड फाउंड बिसाइड द पिथ क्लोज टू द सेंटर ऑफ द ट्री, अंदर की तरफ, जबकि हर्ट के अंदर की तरफ आपका पिथ होता है जिसको ये पूरी तरह से क्लोज करके रखता है, जो हमारा हर्टवुड है वो। मेड अप फ्रॉम डेड मैच्योर सेल्स, ये डेड मैच्योर सेल से बना हुआ होता है, विथ नो लॉन्गर ट्रांसपोर्ट वाटर और न्यूट्रिएंट, जो वाटर और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है ज़्यादा दूर तक। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द ट्री, ये ट्री में सपोर्ट का काम करता है, ट्रांसलोकेशंस या ट्रांसपोर्ट का कोई काम इसका नहीं होता है। हर्टवुड बहुत ड्यूरेबल होती है और इसको कोई फंगस या फिर इंसेक्ट जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, जबकि सैपवुड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अब हम लोग बात करते हैं कि हर्टवुड की आखिर और भी इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक स्ट्रक्चर निकल करके आपके सामने आता है टाइलोसिस, जिसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे एनुअल रिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा। देखिए, जब प्लांट शुरुआत में ग्रो करती है तो उसको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। लाइक यहाँ पे बोला है कि ग्रोथ बिफोर बायोसॉलिड्स, अगर मैं बात करूँ जब बायोसॉलिड्स नहीं है तब उस समय की ग्रोथ ही कहते हैं कि ये तकरीबन 20 साल का वक्त जो है वो लगाता है, लेकिन इसको इतनी ग्रोथ करने में तकरीबन 9 साल का ही वक्त लगता है। और ये जो ग्रोथ होती है पूरी की पूरी, ये प्लांट की जो पूरी जो ग्रोथ की बात करते हैं, ये 20 सालों का जो वक्त इसमें लगा है प्लांट को इतने पुराना होने में, ये हर्टवुड के फॉर्मेशंस को दिखाती हैं।
जबकि बाहर की तरफ जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो आपके सैपवुड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे दर बाई दर आपको जो है एक हर्टवुड के बाद, बीच के लेयर के बाद आपको जो है एनुअली जो है वो ग्रोथ देखने को मिलती रहती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी रिंग को हम लोग एनुअल रिंग का नाम देते हैं। आइए समझते हैं कि एनुअल रिंग में और क्या क्या चीजें होती हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू रिंग्स रिप्रेजेंट 1 ईयर ग्रोथ। अगर मैं 2 रिंग की बात करूं तो इसमें एक साल का वक्त अप्रॉक्स लगता है, और इस एक साल के वक्त लगने को ही हम लोग एनुअल रिंग कहते हैं। एनुअल रिंग ओनली ग्रो इन क्लाइमेट विद टेम्परेट क्लाइमेट एंड नॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ईयरली, मैंने ईयरली की बात की। एनुअल रिंग हम किसको कहेंगे? ईयरली कहेंगे। तो केवल टेम्परेट रीजन के अंदर हमें हर साल, अगर कोई प्लांट टेम्परेट रीजन में है, थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट है, तो वहाँ पे ये प्लांट जो है वो हर साल एनुअल रिंग बनाएगा, हर साल उस एनुअल रिंग को ग्रो करेगा। वो एनुअल रिंग आपको टेम्परेट प्लांट के अंदर ईजिली देखने को विजिबल होते हैं, और आप उससे पता लगा सकते हो कि जो पेड़ है वो हमारा 10 साल का है, 20 साल का है। दो के बीच में, मतलब 1 2, जैसे कि आपने देखा ये रिंग, तो अगर मैं कहूँ 5 साल में कितना मोटा होता, तो 1 2 3 4 5 साल में ये इतना मोटा होता। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि प्लांट जो है वो हमारा तकरीबन कितने साल वो पेड़ हुआ है। ठीक है। साथ में अगर हम बात करें ईच ईयर रिंग इज एडेड, यहाँ पे कहते हैं हर साल जो रिंग है वो ऐड होती है। ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर द ग्रोथ इज रैपिड। अगर हम बात करें स्प्रिंग के टाइम पे, समर के टाइम पे, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि टेम्परेट रीजन होता है, ठंडा रीजन होता है, वाटर भी इसेंशियल होता है, वाटर भी होता है, और साथ में धूप भी अच्छी होती है, जिनसे इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। वेयर एज सेल्स आर स्मॉलर एंड मोर ड्यूरिंग विंटर सीजन। जबकि अगर हम बात करें विंटर सीजन के टाइम पे, तो ये जो हमारी सेल्स होती हैं वो बहुत ही स्मॉलर्स होती हैं। स्मॉलर्स होने के कारण ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, और छोटे छोटे होने के कारण, मेरी बात को बहुत ध्यान समझेंगे, छोटे छोटे सेल्स होने के कारण ये बहुत ही ईजिली तरीके से हमें सेल्स के अंदर विजिबल दिखाई दे। जैसे कि मान लो कि अगर मैं बात करूं डेंस कौन होगा? जिसकी सेल्स बहुत छोटी होगी। तो विंटर सीजन्स में ये हमें टेम्परेट रीजन से अंदर देखने को मिल जाते हैं। इन टेम्परेट रीजन ग्रोथ पीरियड यूजुअली 1 ईयर, इन विच केस द ग्रोथ रिंग में बी कॉल्ड एनुअल रिंग कहते हैं। एंड ट्रॉपिकल रीजन में ग्रोथ रिंग में नॉट बी डिस्क्रिमिनेबल और नॉट एनुअल, मतलब कि वहां पे हम एनुअल रिंग को देख करके बता नहीं सकते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में तो जरूरी नहीं कि आप सारे प्लांट को देख करके एनुअल रिंग के बारे में बता ही सको। ठीक है। साथ में आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि विंटर सीजन में और टेम्परेट रीजन के अंदर हम जो है ग्रोथ रिंग को इजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ये था हमारा एनुअल रिंग। अब यहाँ पे हार्डवुड और सैपवुड के बारे में बताया गया है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो हार्डवुड होता है वो डेंस होता है। इनर पार्ट ऑफ ट्री ट्रंक, ये ट्री के अंदर का पार्ट होता है। यील्डिंग द हार्डेस्ट टिम्बर। अगर हम बात करें तो जितने भी आपके टिम्बर्स प्लांट हैं, जो हार्डेस्ट हैं, जो आपके मजबूत प्लांट हैं, वो सभी के सभी के अंदर आपको हार्डवुड देखने को मिलता है। वहीं पे सैपवुड की बात करें तो सॉफ्ट होता है। आउटर लेयर रिसेंटली फॉर्म वुड बिटवीन हार्डवुड एंड द बार्क और हार्डवुड के बीच का रीजन होता है। और फंक्शनिंग वेस्कुलर टिश्यू के सारे फंक्शंस करता है, जैसे मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट वगैरह करना, इसका पूरा काम वो करता है। बाकी अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो हम इनको जो है ड्यूरामेन के भी नाम से जानते हैं। किसको? हार्डवुड को। वहीं दूसरी तरफ हम लोग सैपवुड को एल्बुरनम के नाम से जानते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अकर इन द सेंटर ऑफ द स्टेम, इस बीच में पाए जाते हैं, जबकि पेरिफेरल में पाए जाते हैं हमारे सैपवुड, मतलब किनारे किनारे पाए जाते हैं। सेल्स आर कंपैरेटिवली ओल्ड एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड। जबकि सेल्स अगर मैं बात करूं हार्डवुड की, वो कंप्लीटली डेड होती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। जबकि सैपवुड की थोड़ी सी आपकी जो है यंगर होती है। सेल्स आर अरेंज डेंसली, जो सेल्स होता है वो डेंसली अरेंज्ड होता है, जब मतलब बहुत ही मजबूती से होता है, क्योंकि डेड रहती है ना, और नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता है तो काफी कॉम्पैक्ट हो जाती हैं। जबकि वहीं पे दूसरी तरफ बात हो सैपवुड की, तो सैपवुड सेल्स आर अरेंज्ड लूजली, डार्क इन कलर, ये बहुत ही डार्कर होती कलर में, और ये हमारी लाइट होती कलर में। कौन? सैपवुड लाइटर होती है, और हमारी जो होती है हार्डवुड वो हमारी डार्कर हमें देखने को मिलती है। अगर हम दोनों को लाइट करें, वेट करें, तो यहाँ पे हैवियर होती है जो हमारी हार्डवुड होती है, और वो हमारी लाइटर होती है। हार्डेस्ट की बात करें तो आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, हार्डवुड आपकी हार्डेस्ट होती है, और जो सैपवुड है वो हमारी सॉफ्ट होती है, क्योंकि वो पैरेन्काइमेटस नेचर में उसमें शो होता है। जबकि बात करें मेनली कंटेन डेड नॉन फंक्शनल सेकेंडरी जाइलम, जबकि ये हमारे लिविंग और फंक्शनल जाइलम्स फंक्शनल जाइलम्स वगैरह को प्रोड्यूस करती हैं। कंटेन मोर लिग्निन, अगर मैं बात
बात करूँ हैवियर और हार्ड वुड में, तो उसमें हमें लिग्निन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि लाइटर और सॉफ्ट वुड में हमें जो है सेलुलोज देखने को मिलता है। तो अभी आपको स्ट्रक्चर भी आप देख लेंगे। सर्व एज इंसुलेटर अगर मैं बात करूँ तो इनका काम जो है वो किसी भी चीज़ को रोक देना होता है, किसी भी चीज़ को मतलब एकदम से स्टॉप कर देना होता है, या फिर एक मजबूती प्रोवाइड कराना होता है, मूवमेंट प्रोवाइड कराना होता है। जबकि अगर मैं बात करूँ कंडक्टर का, तो ये कंडक्टर का काम करते हैं, जो हमारे मिनरल्स वगैरह उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम बेसिकली करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, जबकि ये हमारे वाटर वगैरह को और न्यूट्रिएंट वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ड्यूरेबल होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं इंसेक्ट फंजाई के मुकाबले। जबकि अगर हम बात करें सैप वुड की, तो ये हमारे बेसिकली कभी भी जो है वो नहीं होते हैं ड्यूरेबल, और ये बहुत ही अच्छे होते हैं फंगल इन्फेक्शन और इंसेक्ट के इन्फेक्शन के लिए। तो अक्सर जो फंगल इन्फेक्शन और जो इंसेक्ट का इन्फेक्शन होता है वो हमारे हार्टवुड की तरफ मूवमेंट करता है, और हार्टवुड से सैपवुड की तरफ भी मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इसीलिए हार्टवुड जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इन्फेक्शंस को भी रोकेगा, और कैसे रोकेगा, टाइलोसिस के फॉर्मेशंस के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अब बात करने वाले हैं टाइलोसिस की। ठीक है, हार्टवुड सैपवुड सबको समझ में आ गया, ट्रीज समझ में आ गया। अब टाइलोसिस की बात करते हैं। देखो क्या है, बहुत लोग समझते हैं कि जो टाइलोसिस है वो किसी तरह का प्रोडक्शन है, या फिर किसी तरीके की एक्टिविटीज़ है जो प्लांट के अंदर बेसिक हो रही। देखो प्लांट अक्सर क्या होता है कि जहाँ पे भी लिविंग सेल्स होती हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ पिथ की, अगर मैं बात करूँ सैपवुड की, तो ये जो रीजन होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं, और लिविंग सेल्स में अक्सर पैथोजन अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको साइटोप्लाज्म मिलते हैं। लेकिन दिक्कत इस चीज़ की है कि सैपवुड और पिथ के बीच में, जैसा कि मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया हुआ था ना अभी, तो मैंने आपको क्या बताया, एक मिनट रुके रहो, मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि मान लो कि ये हमारा एक रीजन है, ठीक है, अब उसके ऊपर का एक रीजन है, अब उसके नीचे का बीच का रीजन है। ये रीजन मान लो हमारे सैपवुड का रीजन है, और सैपवुड के जस्ट नीचे की तरफ आपका हार्टवुड का रीजन है, और बीच में पिथ का रीजन है। तो जो हार्टवुड है वो तो इनएक्टिव सेल्स है, मतलब ये जो है ये डेड सेल्स है। ठीक है, इसका काम प्रोटेक्शंस वगैरह का प्रोवाइड कराना है, जबकि सैपवुड का काम ऐसा नहीं है। ठीक, ये हो सकता है। और एक तरफ पैथोजन ऊपर से आ सकता है। देखो एक तरफ इस पेन में पैथोजन इधर से एंटर कर सकता है, ठीक है, ये देखो इधर से एंटर कर सकता है, और एक तरफ इधर से एंटर कर सकता है, लाइक लीफ वगैरह से या साइटोप्लाज्म वगैरह से आ सकता है। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम सैपवुड का है, तो सैपवुड से मूव करके कहाँ चला सकता है, हार्टवुड में चला सकता है, या फिर ऊपर से ट्रांसपोर्ट होकर के आ रहा है और इन्फेक्शन मान लो हार्टवुड में आ गया इन्फेक्शन, या फिर पिथ में इन्फेक्शन, मतलब किसी भी तरीके से इन्फेक्शंस को जो है कैसे रोकता है हमारा हार्टवुड, वो यहाँ पे देखेंगे। और टाइलोसिस जो होता है वो खराब चीज़ नहीं होती है। टाइलोसिस बेसिकली हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हमारे प्लांट के अंदर का जो इनर पार्ट होता है, जब वो डेंजर कंडीशन में होता है, जब उसको कोई नुकसान पहुंचा देता है कोई पैथोजन, तो प्लांट जो है वो क्या काम करती है कि टाइलोसिस बनाना शुरू कर देती है। मतलब प्लांट जो है वो एक ब्लैडर बनाना शुरू कर देती है, और वो जो ब्लैडर होता है वो पूरे रास्ते को क्या कर देता है, जाम कर देता है, जिसको आगे हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए ये एक स्टेम आपको दिखाई गई है जिसके अंदर टाइलोसिस का फॉर्मेशंस को दिखाया गया है, और ये रीजन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हार्टवुड वाला रीजन होता है जहां पे हमें टाइलोसिस देखने को मिलती है, जहां पे इन्फेक्शंस दर पे ही ब्लॉक हो जाएगा, पैथोजन एक जगह से दूसरी सेल्स के अंदर ऊपर की तरफ या फिर प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, या फिर उसी एरिया में उसको ब्लॉक करके रख देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको सैपवुड देखने को मिल रहा है। सैपवुड के अंदर अगर आप देखिए तो कोई भी मॉलिक्यूल आपको इकट्ठा दिख रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर आपको इकट्ठा दिख रहा है नहीं। तो सैपवुड के अंदर जो है वो आपको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम दिखाई देता है, जबकि हार्टवुड के अंदर अगर आप देखें तो हार्टवुड में आपको पूरा वाइट सा एरिया पूरा भरा भरा सा दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे टाइलोसिस का फॉर्मेशन हो गया है। किसका फॉर्मेशन हो गया है, हार्टवुड में आपके टाइलोसिस का फॉर्मेशन हो गया है। अब कोई भी पैथोजन जो है इस छेद के अंदर एंटर नहीं कर सकता है, तो जाहिर तौर पे आपके प्लांट के ऊपर के पोर्शंस में वो पैथोजन मूव नहीं करेगा। अदरवाइज वो पैथोजन यहाँ की सेल्स को नुकसान पहुंचाता और फिर दूसरी सेल की तरफ मूव करके चला जाता सैपवुड की तरफ में या पिथ की तरफ में। तो एक तरह से जो हार्टवुड होती है वो टाइलोसिस के फॉर्मेशन करके क्या करती है कि पैथोजन के रास्ते को ब्लॉक कर देती है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारी मान लीजिए जाइलम की वेसल्स है। क्या है, जाइलम की वेसल्स हैं, और ये जाइलम की वेसल्स मान लो कि
हर्टवुड की हैं, ठीक है। ये जाइलम की वेसल्स हैं। तो ये हमारी जो जाइलम की वेसल्स होती हैं, क्या होता है कि जब पैथोजन का इन्फेक्शन होता है तो जो सेल्स होती हैं अगल बगल की, वो पित्त के थ्रू क्या करती हैं कि टाइलोसिस का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती हैं। क्या करती हैं? टाइलोसिस का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती हैं। और यही जो टाइलोसिस होती है, जो बेसिकली हमारे पित्त से बन रही है, पित्त मतलब क्या होता है? पित्त जो होता है हमारा, पित्त PIT की मैं बात कर रहा हूँ। पित्त जो होते हैं वो क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, दो, जहां पे दो सेल्स आपस में जुड़ती हैं, वहीं की वो पोर्स होते हैं छोटे छोटे। और वो पोर्स से ही हमारे टाइलोसिस का फॉर्मेशन होता है। केमिकल का पूरा जमावाड़ा यहाँ पे आ जाता है, जिससे पैथोजन आगे की तरफ प्लांट में ग्रोथ करने नहीं पाता है, मतलब ऊपर जाने नहीं पाता है। और उसका पूरा जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है? ये यहीं पे पैथोजन के एरिया को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, जिसको हम लोग कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। मतलब कि एक अलग अलग कंपार्टमेंट में पैथोजेंस को ये बांट देते हैं। जैसे कि मान लो, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाओ। देखो, सपोज करो कि हमारा पैथोजन जो है वो, इसने, मैंने कहा कि सबसे पहले टाइलोसिस फॉर्म कब हो रहा है? टाइलोसिस तब फॉर्म होगा जब हमारा प्लांट जो है क्या बोलते हैं कि नुकसान हो जाएगा, उसको नुकसान पहुंच जाएगा, मतलब कि कहीं से कट हो जाएगा या फिर कोई नुकसान पहुंचेगा। हार्मफुल टाइम में क्या होगा? हमारे टाइलोसिस का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। अभी जो टाइलोसिस होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट में। किसमें? फ्लावरिंग प्लांट में। किससे आते हैं? किसमें इकट्ठा होते हैं? आपके वेसल्स में। किसमें? वेसल्स में। और जिम्नोस्पर्म में भी आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। वेसल्स आपको नेटल्स में देखने को मिल जाता है, नेटम में देखने को मिलता है ना, तो वहां पे भी हमें ये देखने को मिलता है। तो ये जो टाइलोसिस होता है, कहते हैं कि टाइलोसिस इन वेसल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट काउंटरैक्ट्स द एक्सियल स्प्रेड ऑफ फंगल हाइफी। मतलब कि प्लांट को, मान ऊपर की तरफ ये प्लांट गया होगा ना, मतलब मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मेरी बात देखो ध्यान से, इधर देखो, एक डायग्राम रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट जस्ट वेट करिए, एक बस। अब देखिए इधर, ये क्या कर रहा हूँ मैं? ओके, स्क्रीन की तरफ ध्यान देना। चलो, अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि मान लो कि ये कोई प्लांट है, राइट? ये कोई प्लांट है, राइट है ना? ये कोई प्लांट है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई पैथोजन, इससे मुलाकात हो गई, पैथोजन अंदर की तरफ एंटर कर गया और बीच में आपकी हर्टवुड थी, राइट? ये आपकी हर्टवुड है। अब ये हर्टवुड का वेसल रीजन है। कौन सा रीजन है? वेसल रीजन है। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ये आपके बगल अगल की सारी सेल्स मौजूद होती, ठीक है। अब ये पैथोजन को यहीं पे ब्लॉक कर देना है, अदरवाइज ये पैथोजन धीरे धीरे मूव करके प्लांट के दूसरे पोर्शंस में भी जा सकता है। तो यही काम करते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं, पैथोजन को बिल्कुल अलग कर देते हैं, जिससे पैथोजन जो है वर्टिकली स्प्रेड नहीं हो पाता, मतलब ऊपर की तरफ स्प्रेड नहीं हो पाता है, वर्टिकली स्प्रेड नहीं हो पाता है, जिसके द सिमिलर प्रोसेस अकर जिम्नोस्पर्म में भी हमें यही देखने को मिलता है। तो ब्लॉक कर देते हैं वेसल्स को, जिससे डिफेंस प्रोवाइड कराते हैं। टाइलोसिस जो होती है वो हमारे प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड कराती है, और ये एक फिजियोलॉजिकल मेथड होता है हमारे प्लांट का सेफ्टी के लिए। और ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? ये सारी चीज़ें हमें हर्टवुड के अंदर देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ हर्टवुड का जो काम होता है वो कुछ और भी होता है, जैसे कि एज ट्री ग्रो, जब ट्री हमारी ग्रो करती है, इट्स कैम्बियम एड्स एनुअल इंक्रीमेंट। हर दफ़े जो ट्री होता है वो नई लेयर्स जो है वो बनाता चलता है। द ट्री इज ओल्डर वुड टुवार्ड्स द सेंटर। जो ओल्डर वुड होती है वो सेंटर की तरफ होती है। बिकम लेस इंपॉर्टेंट फॉर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो वुड होती है ये प्लांट या वाटर वगैरह या मिनरल्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, बल्कि ये जो है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। इस वुड को हम लोग हर्टवुड कहते हैं। अब आपको हर्टवुड में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हर्टवुड हैज़ नो एक्टिव डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। हर्टवुड में किसी भी तरीके का एक्टिव डिफेंस देखने को नहीं मिलता है इन्फेक्शंस के लिए, बट ये इन्फेक्शंस को ब्लॉक करके जाइलम वेसल्स के अंदर टाइलोसिस का फॉर्मेशन करके वहीं पे रोक देते हैं, जो कि गम्स और रेजिन वगैरह के फॉर्मेशन से ये सभी चीज़ें संभव हो पाते हैं। इसीलिए जहाँ पे भी हमारे ये सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, वैक्स, गम्स वगैरह, रेजिन वगैरह, वो रीज़न आपको इस वुड की तरह दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये गम, रेजिन, केमिकल्स वगैरह, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको वो वहाँ पे दिखाई दे रही होती। काफ़ी और चीज़ें जैसे टर्पीन्स वगैरह भी होते हैं, जो कि हमारे इंसेक्ट वगैरह को ईजिली वहीं पे क्लिक कर देते हैं, बैक्टीरिया वगैरह और फंजाई वगैरह को मार डालते हैं वहीं पे। प्रोड्यूस बाय कैम्बियम एंड ट्रांसपोर्ट टू सेंटर ऑफ स्टेम बाय सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड मेडुलरी रे
रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टेम, और ये पैथोजन हमारे इसी तरीके से बेसिकली वहां तक पहुंचते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में मैंने आपसे बात किया है आपसे सैपवुड, हर्टवुड, और साथ में मैंने बात किया आपसे एनुअल रिंग वगैरह के बारे में और ट्री के बारे में। बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मानूंगा कि इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत डिटेल में बातें तो नहीं की हैं। हाँ, आशा करता हूँ कि कभी फिर डिटेल में मिलते हैं कि एनुअल रिंग के फॉर्मेशन और साथ में उसके सेलुलर कंपोजिशंस के वीडियो को लेकर के। आशा तब तक के लिए आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा, टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आएगी, ट्री के काफ़ी स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए होंगे एक वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।